मॉर्निंग। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम 35 और 36 क्वेश्चन तक किया था छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, अरेंज द फॉलोइंग केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये है केस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो पहला केस है मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस कब आया था? ये 1978 में आया था। ये बेसिकली पासपोर्ट वाला केस था। फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हुई थी और राइट टू लाइफ की बात हुई थी आर्टिकल 21 में। तो दुनिया भर की बातें हुई थी यहाँ पे। दूसरा केस है ईडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। इसको बोलते हैं हीबियस कॉर्पस केस। हीबियस कॉर्पस केस, ठीक है। ये केस था 1976 का। अगला केस है ए.के. गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला केस है 1950 का। तो ऑर्डर क्या हो गया यहाँ पे? सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, 3, 2, 1। इसका आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोविजन ऑफ फाइनेंस कमीशन इज लेड अंडर विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन? तो सिंपल सी, आर्टिकल 280। अगला सवाल, फाइनेंस बिल आर काइंड ऑफ। फाइनेंस बिल किस काइंड के बिल होते हैं? आर दे मनी बिल, अदर फाइनेंशियल बिल, बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर आर्टिकल, ऑल। ये तो सारे टाइप के जो बिल हैं ये फाइनेंशियल बिल के अंदर ही आते हैं। एज सिंपल एज दैट। तो नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं। 25th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेक प्लेस इन विच ईयर? जो 25th अमेंडमेंट है ये कब हुआ था? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सवाल है, 1971 में। द क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज गिवन अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 157 में। आर्टिकल 157। तो ये कुछ आर्टिकल आपको यहाँ पे रटना ही पड़ेगा, उसके बिना इसमें काम नहीं होगा। अगला है क्रिमिनल अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज गिवन अंडर विच आर्टिकल? क्रिमिनल अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, तो इसमें 3 टाइप के अपील होते हैं, सिविल होते हैं, क्रिमिनल अपील होते हैं, और कौन से अपील होंगे यहाँ पे? मेन तो ये दोनों है। इसके अलावा उनके पास एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, फंडामेंटल राइट्स के से रिलेटेड ज्यूरिसडिक्शन है, और ओरिजिनल सूट्स भी हैं सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच में, स्टेट के बीच में ऐसा कोई मैटर होगा तो उसको डील करने के लिए। तो फिलहाल हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्रिमिनल अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन किस आर्टिकल में दिया हुआ है? इसका आंसर है आर्टिकल 134। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? इंडियन, देखिए अब तो बीएसए आ गया है, लेकिन सेक्शन नंबर याद नहीं है, लेकिन उस क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन के रिलेटेड नए आर्टिकल पूछ सकते हैं। तो हमको इससे ये एकदम सेक्शन इस बार नहीं रटना है, लेकिन जो सवाल पूछे गए उसको ज़रूर ध्यान दें। तो यहाँ पे पूछा कि करेक्टली की मैच कौन सा है? स्कैंडलस क्वेश्चन है, वो 151 है। इनडिसेंट क्या होता है? आर्टिकल इसका सेक्शन क्या है? 151 है। क्वेश्चन इंटेंडेंट टू इंसल्ट का है 152। देखिए ये नंबर आपको याद नहीं रखने हैं बेसिकली। इससे जुड़े हुए जो नए नंबर हैं बीएसए के अंदर जो दिए हैं वो याद रखने हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट कम इनटू फोर्स ऑन। इंडियन एविडेंस एक्ट फोर्स में कब आया था? 1 सितंबर 1872। 1 सितंबर 1872। नेक्स्ट सवाल, द लीडिंग केस ऑफ शरद चंद्र दे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? ये प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल से है। एस्टॉपल का मतलब होता है आपने कोई चीज़ कमिट कर दी है किसी से रिलेटेड, जब आप उससे जुड़े हुए नहीं थे, अब वो चीज़ आपके पोजीशन में पावर में आई तो आप उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि इनडायरेक्टली कमिटमेंट भले आपके हाथ में चीज़ नहीं थी उस समय थी, तो इसलिए एस्टॉपल आता है। द केस ऑफ हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवे, ये किससे रिलेटेड केस है? ये फेमस केस है सूट से रिलेटेड। सूट से रिलेटेड कौन सा? हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवे। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं। प्रोविजन ऑफ नोटिस एज गिवन अंडर सेक्शन 80 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज, क्या ये मैंडेटरी है, ये डिस्क्रिशनरी है, या बोथ है? ये मैंडेटरी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज? पार्टीज का मिसजॉइंडर क्या होता है?
बेसिकली डिफेक्ट होता है ज्वाइनिंग ऑफ पार्टी में। ज्वाइंट ऑफ पार्टी होती है जब दो पार्टी सेम कॉज के लिए पास आते हैं, क्योंकि टाइम बचे कोर्ट का भी उनका भी। मिस जॉइंटर में डिफेक्ट है ज्वाइनिंग ऑफ पार्टीज में। सीपीसी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपको इसको अच्छे से करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 49, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आर टू एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वैलिड एक्सेप्टेंस की। वो क्या है? पहला, एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड बाय ऑफरर टू ऑफरी, ये बात तो सही है। अगला, एक्सेप्टेंस शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज। ऑल्दो ये सही है, ऑल्दो ये बात सही है, लेकिन यह दिया नहीं है, ये दूसरे टर्म में कवर हो जाता है, तो इसका आंसर ये नहीं है। एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, ये सही है। एक्सेप्टेंस शुड बी एक्सप्रेस इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। देखो लॉजिकली से बात सही लगती है, पर ये एक्ट में जो दिए गए हम उसकी बात करें। आंसर इसका 1, 3, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए। इफेक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उससे क्या इफेक्ट होगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इफेक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इससे क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर ऑटोमेटिकली फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा तो डिसोल्यूशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सही बात है। अगला है, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट रेंडरिंग कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल और इलीगल ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी सही है। कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल नहीं, आंसर इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज डिटरमाइनिंग फैक्टर इन यूजुअल कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। यूजुअल कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में डिटरमाइनिंग फैक्टर्स क्या क्या हैं? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड इक्विटी हो, इक्विटी ट्रस्ट बिलीफ नहीं, आंसर एक सिंगल आंसर है, तो आंसर हमारा आ चुका है। इन मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी द insured was forced and pressurized for consent to exclusion of cover for cardiac ailment, the consent being किस टाइप का कंसेप्ट है ये? यहाँ पे क्या था? फोर्स था, प्रेशराइज किया गया था कंसेंट के लिए, एक्सक्लूड करना कार्डियक एलिमेंट को। तो ये कंसेंट क्या है? लीगल है, इट्स नॉट लॉफुल, इट हैज़ नो बाइंडिंग इफेक्ट। बाइंडिंग थोड़ी है ये। A, B, C joint promise to pay D a sum of 3,000 rupees. C is compelled to pay the whole. A is insolvent, whose assets are insufficient to pay one half of his debt. D is entitled to received कितना रुपए उसको मिल सकता है? देखिए, तो डी को कितना रुपए मिलना चाहिए था? डी को देखो तो उसको सारे पैसे मिलने चाहिए। अब अगर ए इंसॉल्वेंट है, ए अगर इंसॉल्वेंट हो गया है तो उसकी एस्टेट से पैसा मिलेगा, उसका जो शेयर है, उसका शेयर कितना होता? 1,000 होता, उसके एस्टेट से उसका आधा मिलेगा कम से कम, और बाकी लोग 50% बियर करेंगे कॉस्ट, मतलब 2,500 ये दोनों BC प्लस 500 ये एक एस्टेट जो भी है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, तो इसका आंसर हो गया सी। अगले सवाल पे हम आते हैं, इंडियन पीनल कोड। देखिए सेक्शन रखना इंपॉर्टेंट नहीं है इस समय, IPC का, CRPC के, BNS के, क्योंकि नए आ चुके हैं, सॉरी एविडेंस एक्ट के, क्योंकि नए आ चुके हैं। सेक्शन नंबर आपको नए याद रखें, हाँ कॉन्सेप्ट सेम ही रहेंगे और उसी टाइप के सवाल आएंगे। जैसे ये बात हो रही है मैच करने की, सेक्शन 36 क्या है? इफेक्ट कॉज बाय एक्ट ऑफ पार्टी बाय द ओमिशन, एक्ट और ओमिशन नहीं। इम्प्रिजमेंट टू टर्मिनेट पेमेंट ऑफ फाइन नहीं। एक्ट ऑफ चाइल्ड एज ऑफ 7, डोली इन कैपेक्स जो होता है कि 7 साल से कम जो भी बच्चे होते हैं, वो जो भी काम करते हैं, वो क्राइम नहीं है, ये डिफेंस है, जनरल डिफेंस की कंडीशन में आता है। तो ये सवाल नए सेक्शन के साथ आ सकता है, आंसर इसका है डी। अंडर द इंडियन पीनल कोड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एन ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का अगर ऑफेंस हुआ है, समझिएगा बात को,
कौन सी कंडीशन करेक्ट होगी? इट इज़ नेसेसरी दैट अ पर्सन हु रिसीव थ्रेट और द पर्सन हु डिलीवर द प्रॉपर्टी टू वन एंड बी द सेम। थ्रेट कोई और दे सकता है, प्रॉपर्टी कोई और ले सकता है, सेम कैसे हो जाएगा? आपने गुंडा रख लिया, मान लो वो आपको थ्रेट दे रहा है और प्रॉपर्टी मिल रही है मुझे, तो दोनों सेम नहीं है ना। इट इज़ नेसेसरी that the person who received the threat and the person who delivered the property be one and the same person. It is not necessary, सिर्फ वर्ड की बात है। फेयर, सही बात है और लॉजिकल भी है, हमने इसको एक्सप्लेन कर ही दिया। आंसर है इसका बी। इन एग्जीक्यूटिंग ए सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अंडर द आईपीसी सच कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किसी भी केस में 14 दिन से ऊपर नहीं हो सकती। ये सवाल कई बार आ चुका है अलग अलग जुडिशरी एग्जाम में। A shoots at Z with intention to kill under such circumstances. If death ensued under IPC, A is guilty of क्या आंसर होगा इसका? A shoot at Z with intention to kill under such circumstances. If death ensued, अगर डेथ हो जाती है तो मर्डर है, अब डेथ नहीं होती तो अटेम्प्ट टू मर्डर आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है इसका। अब अगले सवाल पे आते हैं। इससे पहले मुझे जस्ट ए मिनट, अगला सवाल भी है। तो वैसे तैयारी तो काफ़ी अच्छे लेवल पे चल रही होगी आपकी, बस आखिरी के कुछ टाइम में रट्टा मारना है और जितने क्वेश्चन लगा सकते हैं सिमिलर टॉपिक पे उसको करना है। देखिए कितनी गड़बड़ हो जाती है। इन आईपीसी सेल ऑफ ऑब्नॉक्शियस फूड और ड्रिंक इज पनिशेबल फॉर 6 मंथ। 6 मंथ के लिए पनिशेबल होता है ये। अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड द एक्शन ऑफ रेंट कंट्रोलर और रेंट ट्रिब्यूनल विल बी कंसीडर्ड लीगल प्रोसीडिंग? ठीक है, पहली बात तो रेंट कंट्रोल अलग एक्ट है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है इसका, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मिक्स कर दिया, आईपीसी को रेंट कंट्रोल एक्ट से मिक्स कर दिया। ठीक है, बट स्टिल इसका आंसर आपको याद, सेक्शन देखिए नया सेक्शन, इसका आंसर है वैसे 196, लेकिन आप इसको नया सेक्शन याद करिएगा। ठीक है, आईपीसी के नए सेक्शन याद करिएगा, लेकिन हाँ रेंट कंट्रोल एक्ट में जो पनिशमेंट है आईपीसी का जो सिमिलर है वो किस में दिया गया है? 196 में, वहाँ पे 10 में है, ये है। अगला सवाल, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी गिवन अंडर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एज डज नॉट अफेक्ट एनी रूल ऑफ परपेचुइटी का जो रूल है मोहम्मदन लॉ में नहीं लगता, वहाँ पे उनके अपने पर्सनल लॉज के नियम हैं। अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी आर ट्रांसफरेबल? कौन कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होती है? प्रॉपर्टी टू एंट्री नहीं, पब्लिक ऑफिस, पेंशन, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इफ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कोई भी प्रॉपर्टी अगर लॉ से प्रोहिबिटेड नहीं है तो वो ट्रांसफरेबल होती है। ए गिव्स 100 रुपीज टू बी ऑन कंडीशन दैट ही शैल मैरी एज डॉटर सी एट द डेट ऑफ ट्रांसफर सी वॉज डेड, द ट्रांसफर इज void, transfer is void. द डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस, इससे किससे रिलेटेड है? तो हमने पढ़ा है कि ये बेसिकली इक्विटी से रिलेटेड है। सेक्शन इसका क्या था? 52, और भी जगह है बट मेनली 52 में दिया गया है। बट इसके लिए एक और सेक्शन है इसका, नेसेसिटी ऑफ फाइनल एडजुडिकेशन के पे भी बेस है, तो इसका आंसर डी होगा। सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, ये किससे जुड़ा है? ट्रांसफरी से जुड़ा है, जो पोजेशन में है। किस केस पे? पार्ट परफॉर्मेंस। तो नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं, आंसर था इसका बी, पार्ट परफॉर्मेंस।
अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट व्हेन इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल नेसेसरी। सेल का रजिस्ट्रेशन कब नेसेसरी होगा? जब इमूवेबल प्रॉपर्टी 100 रुपये से ऊपर की है। बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, 100 रुपये से ऊपर वैल्यू है तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के वो सेल कंप्लीट नहीं होगी। अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट व्हाट इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू मॉर्टगेज विदाउट कंसिडरेशन मॉर्टगेज इज वाइड। सच बात है ये भाई। इट इज ट्रांसफर ऑफ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन पार्टी। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होता तो फिर मॉर्टगेज कैसे हो जाता है? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मतलब पूरी कंडीशन जा चुकी है ट्रांसफर की, प्रॉपर्टी आपके नाम पे पूरी तरह से हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि मॉर्टगेज में ऐसा नहीं है कि ट्रू इंटरेस्ट होगा। उनके पास इंटरेस्ट है दूसरी पार्टी के पास, इंग्लिश मॉर्टगेज हो गया, सिंपल मॉर्टगेज हो गया, और भी टाइप के मॉर्टगेज है। तो ट्रू इंटरेस्ट कहाँ है? कहीं पे टाइटल डीड सबमिट करनी पड़ती है। तो आंसर इसका बी है। बाकी कंडीशन सही है ये दोनों। अगला सवाल, आज हम सवाल नंबर 70 तक करेंगे या 69 तक करेंगे। अगली बार पूरा कर देंगे, फिर 2 पार्ट में ही करेंगे हम लोग 2022 का सवाल, उससे पुराने सवाल। ठीक है। अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टर्मिनेशन ऑफ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी इन फॉलोइंग मैनर। जो टर्मिनेशन ऑफ लीज है, टर्मिनेशन ऑफ लीज ये किस तरह से होगी? क्या लगता है आप किस तरह से होनी चाहिए? ओरल नहीं, रिटर्न यस, सेंडिंग एजेंट नहीं, टेलीफोनिक नहीं। देखिए टीपीए वैसे कॉन्सेप्चुअली टफ है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, तो ये अच्छे नंबर देता है एक बार याद हो जाए तो। इसमें बहुत ज़्यादा बार बार सेक्शन नहीं है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो अगर एक बार तैयार हो जाए तो ये अच्छे नंबर दे सकता है। अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन गिफ्ट। गिफ्ट में देखिए आप सामने वाली पार्टी को पूरी तरह से अनकंडीशनली आप उसको सामान दे रहे हो और कोई कंसिडरेशन नहीं लेते हम लोग गिफ्ट में। अगर गिफ्ट में कंसिडरेशन लिया गया तो वो गिफ्ट नहीं है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है। सवाल क्या था हमारा? विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, गिफ्ट रिक्वायर्ड नहीं है, डोनर डोनी तो हो गई ना, इसके बिना कैसे हो जाएगा? प्रॉपर्टी मोबाइल भी हो सकती है, मोबाइल भी हो सकती है, ट्रांसफर ऑफ एक्सेप्टेंस, ट्रांसफर एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम क्या है? ये कहाँ दिया है वैसे? ये सेक्शन 130 में दिया है टीपीए के। ट्रांसफरेबल, एक्शनेबल मतलब ट्रांसफरेबल। ठीक है। तो राइट टू प्रोविडेंट फंड अकाउंट है जो आपका पर्सनल है, ये स्टैट्यूटरी राइट मिला है आपको। ईपीएफए ऑर्गेनाइजेशन भी देखती है इसको, आपके राइट का हनन ना करे कंपनीज। तो ये प्रोविडेंट फंड अकाउंट का एक्शनेबल क्लेम में कभी नहीं आ सकती। प्रॉमिस टू पे बी टू पे 500 रुपीज प्रॉमिस सक्सीड इन एलबी, ये कंडीशनल है, ट्रांसफरेबल हो सकती है वरना ट्रांसफर नहीं होगा। एक्शनेबल है यहाँ पे। प्रॉमिस टू पे 500 प्रॉमिस मैरिज पर्टिकुलर, ठीक ये भी है, कंडीशन अटैच है, इसको पूरा करोगे तो आप हो जाएगा। राइट टू क्लेम बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कपल्ड विथ लायबिलिटी, ये भी सही है, तो आंसर इसका है ये। इस तरह से हम लोग कर चुके हैं। आगे कोर्ट फीस और बाकी बचे हुए लॉज कराएंगे। और आप ये वीडियोस अगर आप देखिए पढ़ नहीं रहे हैं, अगर आप जैसे अंधेरा है थक गए पढ़ते पढ़ते, तब भी आप ये वीडियोस ऑन करिए, स्पीकर पे रखिए और इस तरह से भी आप बिना उठे बिना आँख खोले अपना चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करता था। इस तरह से आप ज़्यादा और इफेक्टिव पढ़ेंगे। खाते समय, नहाते समय, फ्री टाइम में भी आप इंगेज रखिए खुद को पढ़ाई से। एग्ज़ाम पास है, कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, सीट भी कम है। इस तरह से आप करेंगे तो आप ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे टाइम पे। तो मैं आपसे आज का सेशन एंड करता हूँ। अगले सेशन के लिए जल्द मिलेंगे। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, गुड बाय।